नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे यूजीसी नेट परीक्षा में पूछे गए 9 जुलाई 2022 के प्रश्नों में फर्स्ट पेपर का व्याख्या सहित उसका आंसर की। यहाँ देखिए 9 जुलाई 2022 का परीक्षा हुआ था, उसमें प्रथम पेपर से किस तरह का प्रश्न था इससे संबंधित देखेंगे। प्रथम पेपर में कुल 50 प्रश्न रहता है। पचास प्रश्न में 100 नंबर के लिए रहता है 1 घंटा। तो हम देखते हैं एक एक करके प्रथम पेपर में किस तरह का प्रश्न था। पहला प्रश्न है डीआई से। वो डीआई टेबल पर आधारित है। अभी तक नेट परीक्षा में जितना भी डीआई पूछा गया है सिर्फ टेबल पर आधारित ही रहता है। डीआई का कितना रूप है, जैसे पाई चार्ट हो जाता है, एक सर्किल दिया रहेगा, उसमें परसेंटेज में डिवाइड रहेगा, एक ग्राफ वाला ऐसे रहता है, लाइन रहता है, इसमें ग्राफ रहता है, और एक रहता है ऐसे लाइन ग्राफ, इस तरह के दिया रहता है। तो ये सब प्रश्न इस तरह के ग्राफ जो है बैंकिंग परीक्षा में पूछता है, पर यूजीसी नेट परीक्षा में अभी तक सिर्फ टेबल से संबंधित ग्राफ दिया रहता है, आंकड़ा दिया रहता है। उसमें पहला ही प्रश्न उसमें दिया गया है जो डीआई से संबंधित प्रश्न है। इसका देखिए कुछ विवरण दिया गया है। निम्नलिखित तालिका पर ध्यान दीजिए जिसमें गरीबी रेखा और जेंडर के आधार पर ए से ई तक के 5 राज्यों की जनसंख्या प्रतिशत विवरण के बारे में विवरण दिया गया है। इसमें राज्य है 5 A B C D E, ये पांचों राज्य है। उस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या प्रतिशत, गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है। फिर गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर महिला एवं पुरुष का अनुपात दिया गया है। गरीब रेखा से नीचे में कितना प्रतिशत, कितना अनुपात में पुरुष है किस राज्य में और कितना अनुपात में महिला है किस राज्य में। इसी तरह गरीब रेखा के नीचे किस राज्य में कितना महिला है और कितना पुरुष है, इसका रेशियो दिया गया है, यहाँ अनुपात दिया गया है और प्रतिशत दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ लाल रंग में कुछ रॉफ देख रहे हैं, -65 माइनस नहीं, ये 65 आंकड़ा डैश दिया गया है, माइनस आंकड़ा दिया गया है जो यहाँ 65 है। जैसे यहाँ बीपी बिलो पॉवर्टी लाइन और एपी एबव पॉवर्टी लाइन। यदि राज्य ए में 35% जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का गरीब रेखा के नीचे है, तो इसी राज्य में गरीब रेखा से ऊपर की जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो 65% जो हो जाएगा गरीब रेखा से ऊपर हो जाएगा। उसी तरह राज्य बी में है, यदि 25% गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या है तो 75% हो जाएगा गरीबी रेखा से ऊपर। उसी तरह सभी राज्यों में दिया गया है प्रतिशत, गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत दिया गया है हम रॉफ के रूप में। यदि आप लोगों को ऑनलाइन परीक्षा में एक रॉफ शीट दिया जाता है, उस पे इस तरह का आंकड़ा हमको बना लेना है जो गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या कितना होगा। और मेल फीमेल का अनुपात दिया गया है, जो हर एक राज्य में मेल कितना, गरीबी रेखा से नीचे का मेल फीमेल कितना अनुपात में है और गरीबी रेखा से ऊपर के मेल फीमेल का अनुपात कितना है। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना है पढ़ के। इसके बाद एक एक प्रश्न को फिर हल करेंगे। ये पहला प्रश्न देखते हैं किस तरह का है। तो ये आंकड़ा दिया गया है और पहला प्रश्न यहाँ है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या क्या होगी। यहाँ राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर की महिला की संख्या पूछ रहा है। यदि ज्ञात है कि राज्य डी की जनसंख्या 8 मिलियन है,
यहाँ हमको ज्ञात है कि राज्य डी का कुल जनसंख्या, राज्य डी है, इसका कुल जनसंख्या मान 100% जनसंख्या कितना है, 8 मिलियन है। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के पूछ रहा है, तो गरीबी रेखा के ऊपर कितना हो जाएगा, 81%। यदि 19% दिया है गरीबी रेखा के नीचे, तो 81% जनसंख्या जो राज्य डी का गरीबी रेखा से ऊपर का है। तो यहाँ हम 8 गुने 81/100 कर लिए। फिर पूछ रहा है पुरुष की जनसंख्या, पुरुष की नहीं, महिला की जनसंख्या पूछ रहा है। तो राज्य डी में देखिए गरीबी रेखा से ऊपर में महिला की जनसंख्या कितना है, कितना अनुपात में दिया गया है, तो 3 हो गया महिला का और 5 हो गया पुरुष का। तो इस हो जाएगा, महिला का पूछ रहा है तो गुने 3 और टोटल से फिर भाग कर लेंगे यहाँ, तो 3/8, 5 3 8 हो गया यहाँ। तो अब हम फिर इस कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ ये 8 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 81 गुने 3/100। तो 81 तिया 243/100 है, तो 2 पॉइंट के बाद पॉइंट आ गया, तो 2.43 मिलियन जो हो गया राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर महिला की संख्या। तो ये इसका ऑप्शन हो गया डी, पहला प्रश्न का ऑप्शन हो गया डी। 2.43 मिलियन जनसंख्या जो है राज्य डी का, महिलाओं की जनसंख्या जो गरीबी रेखा से ऊपर है। इसी तरह दूसरे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में भी वही आंकड़ा दिया रहेगा, फिर से उस आंकड़ा को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ प्रश्न पढ़ना है। आइए तो देखते हैं दूसरा प्रश्न में क्या है। प्रश्न राज्य सी में जो है गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की जनसंख्या 1.9 मिलियन है। राज्य सी में, यहाँ देखिए राज्य सी है, इसका हमको दिया गया है जनसंख्या, पुरुष की जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर वाला 1.9 मिलियन, लेकिन हमको यहाँ प्रतिशत रेशियो में प्राप्त है, ज्ञात है जो राज्य सी का गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष की संख्या। तो इससे पहले हमको गरीबी रेखा से ऊपर राज्य सी का जनसंख्या 76%। तो अगर कुल जनसंख्या नहीं प्राप्त है सी का, तो हम मान लें सी, राज्य सी का कुल जनसंख्या बराबर सी गुण 76%। और फिर गरीबी रेखा से ऊपर की पुरुष की संख्या पूछ रहे थे, गरीबी रेखा से ऊपर राज्य सी में पुरुष की संख्या कितना है, 2:3। तो पुरुष अगर 2 है, महिला 3 है, तो टोटल हो जाएगा 5, तो 2/5। तो इस तरह से हम समीकरण बैठा लिए, उसको काटेंगे, देखिए कितना आता है। तो यहाँ हम काट रहे हैं, यहाँ ये पॉइंट उड़ा दिया, तो ये 100 कट गया। फिर 2 से काटेंगे तो 95 दूनी 190। फिर 2 से कट गया, 19 पंचे 95, 19 चौक 76। तो बच गया कितना, सी बराबर 5×25, ये 5 और ये 5 बच गया, तो 5×25/4, 25/4 है, 25 में 4 से भाग देंगे तो 6 चौक 24 हो गया, तो 6 से लगेगा 0.25 मिलियन। तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष की संख्या दिया गया था, तो राज्य सी में कुल जनसंख्या कितनी थी, तो राज्य सी में कुल जनसंख्या आ जाएगा 6.25 मिलियन, ऑप्शन नंबर 1। और प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है। 3 में भी ये आंकड़ा दिया गया है, हमको जैसे जैसे बोल रहा है प्रश्न में वैसे वैसे करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। पढ़िए प्रश्न, पढ़ते हैं। राज्य ए की गरीब रेखा से ऊपर पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी। हमको राज्य ए की गरीब रेखा से ऊपर पुरुष की जनसंख्या पूछ रहा है, तो गरीब रेखा से ऊपर हमको प्राप्त है जो 65% हो जाएगा। अगर यदि राज्य ए की कुल जनसंख्या हम मान लेते हैं ए ही, यहाँ राज्य कुल की ए की कुल जनसंख्या ए, तो इसका गरीब रेखा से ऊपर की जनसंख्या कितना हो जाएगा, 65%। तो ए गुने 65/100, और यहाँ भी अनुपात है पुरुष और महिला का, तो यहाँ 6:7।
तो पुरुष के पूछ रहा है हमको गरीबी रेखा से ऊपर वाला, तो ऊपर वाला में आ गए, गरीबी रेखा से ऊपर वाला में, तो गुने 6/13, 6 दिए और प्लस माइनस 6 आप प्लस 7 कर दिए तो 13 हो गया। और आगे पूछ रहा है यदि राज्य ए की गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की जनसंख्या 2.1 मिलियन है। हमको राज्य ए की महिलाओं की जनसंख्या 2.1 मिलियन प्राप्त है, 2.1 मिलियन, और हमको अनुपात भी प्राप्त है। राज्य ए की कुल जनसंख्या भी प्राप्त नहीं, मालूम नहीं है, तो हम यहाँ मान ले राज्य ए की कुल जनसंख्या ए गुन्ने अब कितना गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की संख्या, गरीबी रेखा से नीचे कितना है राज्य ए में 35%, तो गुने 35/100। फिर महिला का पूछ रहा है तो 5:2 गरीब रेखा के नीचे वाला में कितना दिया गया है 5:6, तो हम महिला 6 है तो गुने 6/11, ये भी एक आ गया समीकरण में। तो हम कैंसिल करके सबको निकालते हैं, इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो आ जाता है ए बराबर, ए का मान आ जाता है 210/35 गुने 11/6। तो ये राज्य ए के मान आ गया। तो राज्य ए के अगर ये मान बैठा देते हैं यहाँ पे इसमें, तो यहाँ हमको निकल जाएगा ए में गरीब रेखा से ऊपर पुरुष की जनसंख्या। तो यहाँ बैठाए हैं 210/35 गुने 11/6 गुने 65/100, ये 65/100 है। यहाँ राज्य ए के मान बैठा दें यहाँ तक, फिर 65/100 गुने 6/13। इस समीकरण में हम ए का मान बैठा दिए तो ये आ गया, ये आ जाता है। अब इसका फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका देखिए कितना आता है कैलकुलेशन करके। कैंसिल कर रहे हैं हम, कौन कौन कटेगा, ये 6 कट जाएगा, 13×5 = 65, 5 से 13×5 = 7×5 = 35, 7 हो जाएगा। यहाँ ये 0 कटेगा, यहाँ ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ फिर 7×21 ये कट गया। अब बचा कौन कौन, 3 गुने 11, 3 ये 11 और ये 10, तो 3 गुने 11/10 बच गया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 33, तो /10 तो 3.3 मिलियन। देखिए आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, या इंग्लिश में भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, 3.3 मिलियन। तो राज्य ए में गरीब रेखा से ऊपर पुरुषों की जनसंख्या कितना हो गया 3.3 मिलियन, आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें क्या पूछ रहा है, राज्य बी की गरीबी रेखा के नीचे पुरुष की जनसंख्या 2.4 मिलियन। राज्य बी में जो है गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या कितना दिया है 2.4 मिलियन, और राज्य ई में गरीबी रेखा से नीचे पुरुष की जनसंख्या 6 मिलियन है। तो राज्य बी और ई के कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगी। हमको राज्य बी और ई के कुल जनसंख्या का अनुपात निकालना है, जबकि गरीबी रेखा से नीचे पुरुष की जनसंख्या 2.4 मिलियन है और ई का गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या 6 मिलियन है। तो आप देखिए हम यहाँ से लेते हैं आंकड़ा जो विवरण दिया गया है ऊपर उससे, तो हमको पहला बी कर लेना है। बी का जो है कुल जनसंख्या ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, तो हमको दिया गया है 2.4 मिलियन दिया गया है गरीब रेखा से नीचे के पुरुष की जनसंख्या। तो गरीब रेखा से नीचे पुरुष की जनसंख्या कितना है 2.4 बराबर बी, टोटल जनसंख्या बी मान लिए यहाँ बी, और गरीब रेखा से नीचे पुरुष की जनसंख्या राज्य बी में गरीबी रेखा से नीचे पुरुष की जनसंख्या कितना हो जाएगा, यहाँ 25%, यहाँ 25 दिया है तो 25%, ये 25
25%, तो यहाँ हम लिख दें 25 गुने बी गुने 25/100। अब यहाँ गरीब रेखा से नीचे के पुरुष 3-5 है, 3-5 के अनुपात में तो 3/8। फिर यहाँ ये रेशियो ले लिए। अब राज ई में आते हैं। राज ई में 6 मिलियन दिया है गरीब रेखा से नीचे की जनसंख्या, तो राज ई यहाँ है, तो राज ई में कुल जनसंख्या हम ई मान लिए, और गरीब रेखा से नीचे 15% है, तो ये 15% 15/100, और यहाँ 5 और 3 का अनुपात में दिया गया है पुरुष और महिला की जनसंख्या, तो पुरुष हो गया 5, महिला 3, तो 5/8। तो ये हम इक्वेशन बना लिए, इतना से इतना। इसमें हम कौन कौन काटता है उसको काटेंगे। रेशियो है, रेशियो के इस साइड और इस साइड अगर सेम रहेगा तो कट जाएगा। देखिए ये 100 और ये 100 कट जाएगा, ये 8, ये 8 कट जाएगा। अब बचा क्या क्या, ऊपर क्या है 25, तो 5 25, और ये हो गया 5 तिया 15, यहाँ भी 15 है, तो ये कट जाएगा। तो हमसे बच गया कि राज बी में, तो बी बराबर 2.4 और ई बराबर 6, तो इसको हम रेशियो में बनाएं, बी अनुपात ई बराबर 2.4/6, तो इसका हो जाएगा पॉइंट उड़ाएंगे, तो यहाँ 24/7, इसको काटेंगे 12 दूनी 24, और यहाँ 12×5 = 60, तो रेशियो कितना हो गया 2:5। इसका भी आंसर हो गया क्या, पहला ही आंसर है। चौथा नंबर का आंसर ए हो गया, 2.5 अनुपात हो जाएगा राज्य बी और ई में कुल जनसंख्या का अनुपात। आगे देखते हैं, 5वां नंबर डी आई का प्रश्न है। इसमें गरीब रेखा से नीचे और गरीब रेखा से ऊपर के दिया गया है, वही आंकड़ा है, बस हमको पढ़ना है प्रश्न। यदि राज्य सी और राज्य डी की कुल जनसंख्या का क्रमशः 5 मिलियन और 7 मिलियन है, अर्थात राज्य सी का जनसंख्या कितना है कुल 5 मिलियन और राज्य डी का 7 मिलियन, तो इन दोनों राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे में की जनसंख्या में क्या अंतर है। दोनों राज्यों के कुल जनसंख्या दिया गया है और दोनों राज्यों के गरीब रेखा से नीचे की जनसंख्या में क्या अंतर है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए राज्य सी पहले लेते हैं, राज्य सी का जनसंख्या सी मान लिए, सी बराबर कितना दिया है कुल जनसंख्या 5 मिलियन, तो यहाँ 5 गुण्य, और गरीबी रेखा से कितना दिया, गरीबी रेखा से नीचे का पूछ रहा है, तो राज्य सी का गरीबी रेखा से नीचे 24%, तो यहाँ 5 गुने 24/100, और राज्य डी का गरीब रेखा से नीचे, राज्य डी है यहाँ, डी का गरीब रेखा से नीचे 19%, तो राज्य डी का कुल जनसंख्या कितना दिया गया है 7 गुने 19/100, तो दोनों को कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ राज्य सी का जनसंख्या कितना हो जाएगा, गरीब रेखा से नीचे वाला 1.20 मिलियन, और राज्य डी का 1.33 मिलियन। इन दोनों में अंतर पूछ रहा है, फिर अंतर, फिर यहाँ देखेंगे राज्य डी और राज्य सी और डी में कुल जनसंख्या गरीब रेखा के नीचे की जनसंख्या में क्या अंतर है, तो निकल गया है सी में कितना है 1.20 मिलियन और डी का 1.33 मिलियन, और दोनों का अंतर निकालते हैं तो कितना होगा 1.33 मिलियन में से 1.20 मिलियन घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 0.13 मिलियन। तो आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो इस तरह डी आई के 5 प्रश्न बन गया। यदि आपको परसेंटेज और एवरेज ये दोनों आता है तो डी आई आसानी से बन जाएगा। इसी तरह हम बनाएंगे आगे। 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं।
छठा नंबर प्रश्न, अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। अधिगम माने हुआ लर्निंग, सीखना। सीखने के संबंध में, सीखने के प्रक्रिया के संबंध में ये 5 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सही है। तो देखिए हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले केवल और मात्र वाला दिया गया है। यहाँ केवल, अगर अभी कथन, निष्कर्ष और सत्य वाला में, कथन वाला में, कोई नियम वाला में केवल या मात्र यदि जुड़ा रहेगा तो ये ऑप्शन पहले गलत हो जाएगा। तो आप देखिए, हम आपके ABCD ऑप्शन में, यहाँ जो ऑप्शन है, ये दोनों चारों ऑप्शन में ई किस ऑप्शन में है। इस तरह से जिस ऑप्शन में भी ई है तो इसको काट देंगे, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसमें भी है तो ये नहीं है। तो इस तरह से डी और सी, मेरा 2 ऑप्शन कट गया, अब 2 ऑप्शन बचा है। तो 2 ऑप्शन के लिए हम इसमें से निकालेंगे आंकड़ा जो दिया गया है इसमें से। तो सूचना को, पहला हम देखिए, सूचना को याद करना और इसे परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सूचना को जो है, अधिगम में जो है कोई सूचना रहता है उसको याद नहीं किया जाता है, याद करके प्रस्तुत नहीं किया जाता है। उसको क्या करते हैं, बी में देखिए, पुराने और नए अनुभवों के संश्लेषण, संगठन के परिणाम स्वरूप अभिनव पैटर्न। कोई चीज़ हम अधिगम में क्या करते हैं, उसको अनुभव के संश्लेषण करते हैं, संगठन, इसको परिणाम स्वरूप जो अभी नया पैटर्न बनाते हैं, तो वही हो गया क्या, अधिगम, सीखना हुआ। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ए। दूसरा नंबर सही है, और ई नंबर पहले से छांट दिए हैं, केवल और मात्र जो जिसमें जुड़ा रहेगा कथन वाला में, तो पहले ही गलत हो जाता है। फिर है अधिगमकर्ता, सी में देखिए, अधिगमकर्ता पर अस्थायी प्रभाव छोड़ने वाले कार्यकलापों को आगे बढ़ाना। तो अधिगमकर्ता अगर पढ़ेंगे, लिखेगा, अधिगम करेगा, सीखेगा, तो क्या उस पर अस्थायी प्रभाव शिक्षा के माध्यम से पड़ता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अधिगम का आस अनुभव का अधिग्रहण, प्रतिधारण और परिष्टीकरण है। तो अधिगम का आस क्या होता है, उसका उम्मीद होता है अभिनव, माने नव चीज़ का अधिग्रहण, सीखना, प्रतिधारण कर, उसको धारण करना और उसका परिष्करण करना। तो इसका आंसर बी, सी और डी सही होगा। देखिए किस विकल्प में जो है बी, सी और डी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए बी, सी, डी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। केवल और मात्र वाला जो में दिया रहेगा तो ये कथन, निष्कर्ष गलत होता है। इस तरह देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न में है एब्रीविएशन, जो शॉर्ट में दिया गया है उसको हमको फुल रूप बताना है। यहाँ एब्रीविएशन में हो गया मॉडल। मॉडल का फुल रूप क्या होगा, किस चीज़ में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में। मुक्त स्रोत अधिगम प्रबंध प्रणाली, मुक्त स्रोत अधिगम प्रबंध प्रणाली जो है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसमें जो मूडल MOODLE, मूडल का पूर्ण रूप क्या होगा, तो पढ़िए, मूडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, मॉक ओरिएंटेड डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इस सब में दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर में मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। मॉडल का फुल फॉर्म हो जाएगा मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसका हो गया 7 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे है 8 में भी स्टेटमेंट वाला है कथन, नीचे 2 कथन दिया गया है। इसमें हमको कौन सही है, उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों को
विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चयन करना है। जैसे आकलन अधिगम को प्रेरित करता है, आकलन अधिगम को प्रेरित करता है। तो पहला नंबर हो गया आकलन जो कोई करते हैं अधिगम के लिए, सीखने के लिए, तो क्या कहते हैं उसको, अधिगम को सीखना को प्रेरित करता है। पहला नंबर हो गया सही। फिर दूसरा हो गया रचनात्मक आकलनों में प्रतिपुष्टि देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई रचनात्मक आकलन करते हैं तो प्रतिपुष्टि का अर्थ हो गया फीडबैक, उसमें फीडबैक लेना आवश्यक होता है, लेकिन इसमें दिया गया है फीडबैक देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। देखिए किस में है, ABCD में से किस में इस तरह का जो पहला सही होगा दूसरा गलत। इसमें पहला में दिया है कथन 1 और 2 दोनों सही है तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन 1 और 2 दोनों गलत है तो B भी गलत हो जाएगा। C में है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। क्योंकि इसका भी देखिए 1 सही है, अधिगम आकलन अधिगम को प्रेरित करता है, ठीक है, लेकिन रचनात्मक आकलनों में प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक देने की आवश्यकता नहीं होती है, तो गलत है, फीडबैक देने की आवश्यकता होती है। अगला हो गया क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक शिक्षाविद है ड्यूरी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है 4। ड्यूरी के अनुसार शिक्षा सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, स्थिति माने स्टेटस आवश्यकता है, या वित्तीय आवश्यकता है। ड्यूरी का है एक आकलन जो शिक्षा क्या चीज़ है। तो ड्यूरी का अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है शिक्षकों एवं शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन के विभिन्न घटक है, निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का घटक नहीं है। देखिए नहीं अंडरलाइन किया है, जो नहीं है इस योजना का घटक तत्व उसको हमको छांटना है। तो ये योजना जो है शिक्षकों एवं शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन, पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को 25 दिसंबर 2024 में 25 दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा BHU से किया गया था। इस मिशन का शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2014 को BHU से प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना में 900 करोड़ रुपया दिया गया है। इस योजना को चलाने के लिए, इस योजना में खर्च करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 900 करोड़ रुपया दिया गया है। अब इस योजना के 7 घटक हैं, 7 घटक हैं जिसमें 3 इसमें दिया गया सही है, 1 गलत होगा, सो हमको छांटना है। देखिए इस योजना में 7 क्या क्या घटक हैं। पहला हो जाएगा घटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधीन 30 स्कूल की व्यवस्था करना है। इसका पहला घटक हो जाएगा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधीन 30 स्कूल की व्यवस्था करना। दूसरा घटक हो जाएगा पाठ्यक्रम पर चर्चा और शिक्षा के लिए 50 उत्कृष्ट केंद्र, 50 क्या करना है, उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करना है। दूसरा घटक हो जाएगा। इसका तीसरा घटक हो जाएगा अकादमिक नेतृत्व और शिक्षा प्रबंध के लिए 5 केंद्र, अकादमिक नेतृत्व और शिक्षा प्रबंधन के लिए
5 केंद्र के स्थापित किया जाएगा। फिर चौथा घटक हो जाएगा एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान केंद्र। एक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान केंद्र का स्थापना किया जाएगा चौथा घटक के अंतर्गत। पांचवा घटक है अध्यापकों के शिक्षण के लिए 2 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र। पांचवा घटक हो जाएगा जो अध्यापकों के शिक्षण के लिए 2 जो है अंतर विश्वविद्यालय केंद्र की स्थापना। छठा घटक हो जाएगा पाठचर्चा नवीनीकरण और सुधारों के लिए विषयगत नेटवर्क। जो पाठचर्चा होता है उसको नवीनीकरण और सुधार के लिए क्या होगा, एक विषयगत नेटवर्क का स्थापना किया जाएगा। उसका 7वां घटक हो जाएगा अभिनवशीलता पुरस्कार अध्यापन संसाधन अनुदान और कार्यशाला एवं संगोष्ठी आदि का आयोजन किया जाएगा। तो उसमें देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया है ABCD। ए में जो है UGC के अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, तो यही हो गया UGC वाला। इसके 7 घटक में से कहीं चर्चा नहीं है, तो ये उसका गलत हो जाएगा। फिर फैकल्टी विकास केंद्र, हाँ तो इसमें इस मदन मोहन मालवीय मिशन में 7 घटक में से ये है, फैकल्टी के लिए विकास का केंद्र खोला जाएगा, शिक्षण अधिगम केंद्र खोला जाएगा, शिक्षा संकाय का स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा जो इस घटक के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका UGC के अंतर विश्वविद्यालय केंद्र जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आ गया 10वां का आंसर ए। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में भी दिया गया है प्रकरण अर्थात केस अध्ययन प्रविधि की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। केस अध्ययन केस स्टडी के लिए उसका विशेषता क्या होता है। तो पहला दिया है एक प्रशंसात्मक होना चाहिए। केस स्टडी कैसा होना चाहिए, प्रशंसात्मक माने किसी को वर्णन करना चाहिए, नहीं। केस स्टडी में स्पष्ट समालोचना होना चाहिए। बी में क्या है विशिष्टतापरक। केस स्टडी क्या होना चाहिए, विशिष्टतापरक होना चाहिए, सही। दूसरा हो जाएगा विवरणात्मक। केस स्टडी जो है विवरणात्मक भी होना चाहिए। तीसरा आगमनात्मक भी होना चाहिए। केस स्टडी की निम्नलिखित विशेषता होता है विशिष्टतापरक, विवरणात्मक, आगमनात्मक, और यह यांत्रिक भी होना चाहिए। मशीनीकरण किसी भी अध्ययन में पद्धति में यांत्रिकरण मशीनीकरण भी नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका कौन कौन ऑप्शन सही हो गया, BCD। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ कंबाइंड करके दिया गया है। तो ABCD में किस ऑप्शन में जो है हमको ए छोड़ के BCD आ रहा है। BCD देखिए ऑप्शन नंबर बी में है BCD। तो ऑप्शन नंबर बी 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न में देखिए ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से दूरस्थ आंकड़ा ग्रहण की प्रक्रिया कौन सी है। रिमोट डाटा माने दूर से हम कोई डाटा प्राप्त करना चाहेंगे तो वो हम किस तरह से प्राप्त करेंगे। थर्ड पार्टी इंटरव्यू के लिए क्या है, साक्षात्कार के लिए दोनों आदमी को एक जगह रहना होगा, तो ये दूर से आंकड़ा नहीं माने डायरेक्ट आंकड़ा हो गया। ये पॉप अप ये देखते रहिएगा, आपको ऑटोमेटिक कोई चीज़ देखते रहते हैं एड्स के रूप में आ जाता है, प्रचार के रूप में आ जाता है, ये होता है पॉप अप। तो क्या हुआ, कहीं का प्रचार है, कहीं हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो दूर से आंकड़ा इसके बारे में हमको डाटा आ जाता है, तो ये हो गया सही। दूसरा हो गया डाटा बेस ईमेल भी हो गया, तो हम दूरस्थ से कहीं दूसरी जगह से आंकड़ा को मंगा सकते हैं या भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से, तो दूसरा भी सही है। इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, जो तुरंत रियल टाइम भेजते हैं हम, तुरंत पहुंच जाता है। जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, तो उससे भेजते हैं मात्र कुछ सेकेंडों में
या सेकेंड के भी कम समय में दूसरे पार्टी के पास पहुंच जाता है डाटा। तो हो गया तब इंस्टेंट मैसेजिंग माने तत्काल संदेश। पैनल डिस्कशन में एक से अधिक आदमी का पैनल बनता है, उसमें डिस्कशन किया जाता है, ये डायरेक्ट रूप में हो जाता है आंकड़ा। तो इसलिए हमको दुरुस्त आंकड़ा संग्रह का प्रक्रिया कौन कौन है, तो पॉपअप, डाटाबेस, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो बी सी डी, देखिए इसमें भी किस ऑप्शन में बी सी डी सही है, तो बी हो गया, बी सी डी ऑप्शन नंबर बी में, बी सी डी ऑप्शन नंबर बी। 12 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर से ये भी प्रश्न है। अगला देखते 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में है टी परीक्षण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किया जा सकता है। टी परीक्षण, ये भी कंप्यूटर से प्रश्न है। टी परीक्षण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हमको उपयुक्त होगा, तो पहला है MS एक्सेल। MS एक्सेल से भी जो है टी परीक्षण किया जा सकता है। एक्सेल हो गया। यूनिक्स MS ऑफिस से अलग है। SPSS ये भी जो है एक स्टैटिकल पैकेज होता है सोशल साइंस के लिए, ये भी सही होगा टी परीक्षण के लिए। SPSS का फुल फॉर्म होता है स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। SPSS का फुल फॉर्म कभी आगे हो सकता है अगले परीक्षा में यही इसका फुल फॉर्म पूछ दें, तो याद कर लीजिए स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस इसका हो जाएगा। तो टी परीक्षण के लिए ये भी सही है। MS इन्वेंशन इसका टी परीक्षण के लिए नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी किस में है, केवल ऑप्शन नंबर ए और सी किस में आ जाएगा, तो सी में। 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसमें ए और सी आंसर हो जाएगा। आगे है 14 नंबर। 14 नंबर में है सूचना एक के साथ सूचना बी को मिलान करना है, मैचिंग करना है। तो दिया गया सूचना ए में शोध के प्रकार दिया गया है और इस शोध का विशेषता क्या होता है सूचना बी में दिया गया है। तो पहला है सहगणक विश्लेषण। शोध के प्रकार है सहगणक विश्लेषण। सहगणक विश्लेषण के लिए कौन सही होगा, समय के साथ बदलती हुई एक विशेष जनसंख्या का अध्ययन, दो या अधिक आंकड़ा सारणियों का साथ साथ विश्लेषण, सामाजिक जगत के प्रत्यक्षण का विवरण विश्लेषण, आंकड़ों के लघुकरण हेतु बहुचर सांख्यिकीय परीक्षण। तो पहला में हो गया सहगण विश्लेषण। सहगण विश्लेषण शोध है, उसका विशेषता हो जाएगा समय के साथ बदलती हुई एक विशेष जनसंख्या का अध्ययन, तो उसका यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक देखिए किस किस में है, ए के साथ मिलान हो जाएगा ये, ठीक। तो इसमें देखिए मेरा बी ऑप्शन कट गया, सी कट गया, अब बच गया ए और डी। ए और डी में बी में कल्टीवेशन संस्कृति विश्लेषण। शोध के प्रकार है संस्कृति विश्लेषण। उस शोध का क्या विशेषता होता है, दो या दो से अधिक आंकड़े सारणियों के साथ साथ विश्लेषण। सामाजिक माने सांस्कृतिक विश्लेषण का क्या होगा, सामाजिक जगत के प्रत्यक्षण का विश्लेषण। दूसरा हो जाएगा 3 संस्कृति विश्लेषण किया जाता है सामाजिक जगत में, समाज के संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। तो दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा 3। तो मिलाइए यहाँ एक में ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी में इसमें 2 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये 3 है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी सही होगा। फिर आगा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं हम, प्रश्न है इंटर कोडर विश्वसनीयता। इंटर कोडर विश्वसनीयता में के मानदंडों का प्रयोग निम्न से संबंधित शोध में होता है। माने इंटर कोडर विश्वसनीयता के मानदंड किस प्रकार के शोध में होता है? विमर्श विश्लेषण। इंटर कोड विश्वसनीयता का मतलब अर्थ होता है इसमें कई अलग अलग के आंकड़े का उपयोग करके विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जाता है। इंटर कोडर में कई प्रकार के जो है आंकड़ों का उपयोग करके इसमें विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका होगा विषय वृत्तांत विश्लेषण, पथ विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण। तो इसका विषय वस्तु विश्लेषण ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 4 सही होगा। आगे धारणाओं, विचारों और संदेशों का मौखिक और गैर मौखिक प्रतीकों के रूपांतरण किस नाम से किया जाता है? कोई अवधारणा है, विचार है, संदेश है, उसको मौखिक या गैर मौखिक प्रतीक के रूप में इसके विचार को किस नाम से रूपांतरण किया जा सकता है? तो मार्गीकरण, चैलेंजेशन ये नहीं होगा। नियंत्रित संप्रेषण, अवधारणा को नियंत्रित संप्रेषण के अंतर्गत नहीं रहता। कूट लेखन अर्थात इनकोडिंग, प्रतीक, इसमें क्या करना, रूपांतरण करना किस रूप में? प्रतीक रूप में। तो कूट क्या होता है? प्रतीक के रूप में हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी कूट लेखन सही होगा। धारणाओं, विचारों और संदेशों का मौखिक गैर मौखिक प्रतीक के रूप में जो रूपांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा कूट लेखन, इन कोडिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में है निम्नलिखित में से कौन से मौखिक संप्रेषण के प्रभाव है? ABCDE 5 को दिया गया है। इस सब में से मौखिक संप्रेषण, मौखिक रूप से जो है कोई चीज़ रखने का प्रभाव किस पर पड़ता है? खंडात्मक सूचना में, व्यक्तिक संबंध, फीडबैक, वस्तुनिष्ठता, व्याख्या का अभाव। तो उसमें मौखिक संप्रेषण का प्रभाव पड़ता है खंडात्मक सूचना। कोई खंडात्मक सूचना को खंड सूचना देंगे कोई, तो मौखिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यक्तिगत संबंध, किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध है तो उसका मौखिक प्रभाव पड़ता है संप्रेषण का। फीडबैक का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा हो गया, इस तरह से उसका आंसर वस्तुनिष्ठता नहीं होगा। व्याख्या का अभाव, सिर्फ व्याख्या रहता है ई में, अभाव नहीं रहता तो सही हो सकता था, लेकिन व्याख्या का अभाव उसमें क्या होता है? मौखिक संप्रेषण में कोई चीज़ को अगर व्याख्या करता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा कौन? बी और सी जो सही होगा, जिसमें ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए बी और सी में दिया गया है बी और सी। तो 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सही बी और सी, जिसमें व्यक्तिक संबंध और प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक का प्रभाव पड़ता है किसमें? मौखिक संप्रेषण में। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी कथन निष्कर्ष वाला है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 देखिए, संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक बाधा तब देखी जा सकती है जब ग्रहणकर्ता यथार्थ एवं अनुभव को भाषा का संदर्भ देने में विफल रहता है। सही है, जब उसका बाधा मनोवैज्ञानिक बाधा तब माना जाएगा जब भाषा के संदर्भ में जो है भाषा को कोई चीज़ को ग्रहण करने में क्या करेगा? विफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही, कथन 1 सही है।
फिर दूसरा है किसी व्यक्ति के रूढ़ प्ररूप सामाजिक यथार्थता को प्रतिबिंबित करने में भाषा की विफलता में यदि भी योगदान करते हैं। किसी व्यक्ति के रूढ़ प्ररूप सामाजिक यथार्थता को प्रतिबिंबित करने में भाषा की विफलता में भी योगदान करते हैं। ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 18 के 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, पहला आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है अरस्तु है उसके द्वारा निर्धारित संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम का चयन कीजिए। उसने जो संप्रेषण माने कोई चीज़ को व्यक्त करने का जो सही क्रम दिया है, कैसा क्रम रहना चाहिए उसे ज्ञात करना है। भाषण, वक्ता, श्रोता, अवसर माने ओकेजन या प्रभाव। पहले क्या होगा, कोई वक्ता निर्धारित होगा। वक्ता रहेगा तो क्या करे, भाषण देगा किस चीज़ पे, कोई अवसर ओकेजन पे। तो पहला हो जाएगा भाषण ए। दूसरा पहला हो जाएगा वक्ता बी। दूसरा ए। तीसरा ओकेजन अवसर डी। चौथा सी और पांचवा ई। तो 19 नंबर का हो जाएगा बी ए सी डी सी। बी ए डी सी ई। तो ऑप्शन नंबर डी 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरस्तु के अनुसार संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम हो जाएगा वक्ता, भाषण, अवसर, प्रभाव। अवसर श्रोता, फिर श्रोता पर क्या होगा तो प्रभाव पड़ेगा। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी संप्रेषण के प्रकार दिया गया है। संप्रेषण के प्रभाव और सेवा के स्रोत, सहायक, प्रतिष्ठा, पुनर्बलन, सौंदर्य परक। तो सहायक किसके लिए होगा, लेखक का अवलोकन, विशेष अनुरोधों के एक रेंज, भावपूर्ण कथा साहित्य, तथ्यात्मक रिपोर्ट। उसमें देखिए सहायक के लिए हो जाएगा क्या, तथ्यात्मक रिपोर्ट। दूसरा हो जाएगा प्रतिष्ठा के लिए हो जाएगा भावपूर्ण कथा साहित्य। पुनर्बलन के लिए हो जाएगा दूसरा विशेष अनुरोधों की एक रेंज। सौंदर्य परक के लिए हो गया लेखक का अवलोकन। तो देखिए किन ऑप्शन में इस तरह के दिया गया है। एक में चार पहले दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 20 का आंसर हो जाएगा। आगे भी दिया गया 21 नंबर में रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। श्रृंखला में दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद का पता लगाइए। इसमें एक दिया गया है श्रृंखला बना के 16 से 22, 22 से 30, 30 से 45, 45 से 52, 52 से 66। ये आंकड़ा दिया गया है, क्रमशः जा रहा है। इसमें कौन जो गलत है उसको पता लगाना है। तुम सभी को अंतर करते हैं तो कितना है 22, 16 में 22 जोड़ेंगे तो 16 6 22। फिर 22 में 30 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। सब में क्या 6 2 8। फिर है 45 में से 30 घटाएंगे तो 15। तो क्या होता है 30 में 15 जोड़ दिए। फिर आगे है
52 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा +7। देखिए इस सब में क्या है, दो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ आके क्या हो गया, घट गया। तो इसका मतलब है सही इसका आंकड़ा हो जाएगा क्या, 16 22 22 30 30 40 40 52 और 52 66 52 66। इसमें क्या क्या है, +6 +8 +10 +12 +14। इस तरह से हम सीरीज में इसमें ऐड करते गया है। जैसे 16 में +6 जोड़ दिया तो 22, 22 में 8 जोड़ दिया तो 30, 30 में 10 जोड़ दिया तो 40, 40 में 12 जोड़ दिया तो 52, 52 में 14 जोड़ दिया तो 66। इस तरह से सीरीज जा रहा है। तो इसमें गलत सीरीज कौन दिया गया है, 45। 45 के पास यहाँ आके आंकड़ा गड़बड़ा जाता है। यहाँ अगर 45 की जगह पर 40 देंगे तो सही सीरीज जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर 21 का। तो आगे रह गया है 21 के बाद 22 से लेकर 50 तक, तो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि फिर भी 1 से 25 तक, 1 से 21 तक में कोई वीडियो आपको समझ में, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, इसको फिर से आपको हम कमेंट में बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।